Good evening, friends. So, as my channel is growing, I've decided that I split my channels into three parts. Being a doctor and a medical practitioner for such a long period, I've decided to make some videos on medical also. So, one part will be the medical related videos, second video will be dharmic and social and those kind of videos, and the third will be geopolitical issues videos. So, today I am thinking of making my first medical related video for the general public benefit. So first topic, the basic topic. I am an anesthesiologist practicing for more than 25 years. So I've decided, मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले सिंपल टॉपिक लूँगा, वो है मेडिकल कंसेंट. मेडिकल कंसेंट, मैं इसमें सर्जिकल फील्ड से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं लूँगा मेडिकल सर्जिकल कंसेंट. दोस्तों, आप या अपने रिलेटिव ने कहीं ना कहीं किसी ने ऑपरेशन करने के लिए गए होंगे या देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, ऑपरेशन डिसाइड करते हो, तो आपसे डॉक्टर या स्टाफ है वो आपको एक फॉर्म साइन करने को बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सम्मति पत्र या कंसेंट फॉर्म. तो कंसेंट फॉर्म होता क्या है? ये कंसेंट फॉर्म आपको इसलिए साइन कराया जाता है कि भाई आपके ऊपर जो सर्जरी होने वाली है, आप समझते हो, आप मानते हो ये सर्जरी क्यों और किस लिए किए जा रही है और इसके रिस्क क्या है. इसके दो पार्ट्स हैं. इसमें पहला पार्ट है क्योंकि आप सर्जरी कर रहे हो, आपको तो एनेस्थीसिया लगेगा ही लगेगा, और दूसरा है आपको सर्जरी भी करनी ही है. तो एक उसमें पार्ट होता है एनेस्थेटिक कंसेंट और एक होता है सर्जिकल कंसेंट. एनेस्थीसिया जो फॉर्म होता है उसमें आपको ये बताया जाता है कि भी कौन सा एनेस्थीसिया लगेगा, कैसा लगेगा. मान लो आप सिर्फ आपको ब्लॉक दिया जाएगा, आपको कमर में इंजेक्शन देके हाफ बॉडी सुन किया जाएगा या पूरा ही सुलाया जाएगा, और हर एक के क्या रिस्क रहेंगे, हर एक का क्या बेनिफिट है. जो एनेस्थीसिया वाले जो रिस्क समझाते हैं उसमें होता है रिस्क 1, 2, 3, 4, 5. अमेरिकन एनेस्थीसिया एसोसिएशन जो है ASA, उन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया, उनके रिस्क फैक्टर्स उन्होंने जो है रिस्क स्ट्रेटिफाई किया हुआ है, उसके हिसाब से ये लिया चलता है, जिसको बोलते हैं AR, एनेस्थीसिया रिस्क 1, 2, 3, 4, 5. 1 होता है भाई आपको किसी को भी आप बोलो मैं 15 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, मुझे तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम तगड़ा इंसान हूँ, ना कभी मुझे फीवर भी हुआ है, लेकिन फिर भी हेल्दी इंडिविजुअल को ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, स्कैन्स नॉर्मल, एक्सरेज नॉर्मल, फिर भी आप जब एनेस्थीसिया ले रहे हो सर्जरी का, तो रिस्क 1 रहता ही रहता है. कोई जीरो रिस्क वाला नहीं होता, ये आप क्लियरली जान लीजिए. और फिर जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे रिस्क बढ़ते जाता है. हम उसके डिटेल में नहीं जाने वाले, लेकिन आप जब फॉर्म देखोगे तो आपका हक बनता है, आप एजुकेटेड हो, आप देखिए कि भाई एनेस्थीसिया रिस्क में इन्होंने क्या रिस्क लिखा है. रिस्क 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, और आपका ये हक बनता है कि आप उनसे पूछिए, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आपने रिस्क 2 क्यों रखा है, आपने रिस्क 3 क्यों रखा है, इसका मायना क्या है. एक लर्नड आदमी, एक एजुकेटेड आदमी जब खुद के ऊपर सर्जरी करवाता है तो ये बहुत ज़रूरी है. दूसरा आता है सर्जिकल पार्ट. सर्जिकल पार्ट में ये होता है कि कौन सी सर्जरी की जाने वाली है, किस पार्ट में करी जाने वाली है, और वो क्यों करने जा रहे हैं. मीन्स आपका होगा एक डायग्नोसिस. मान लो आपको हर्निया है, आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो हो गया डायग्नोसिस. कौन सी सर्जरी होने, भाई हर्निया रिपेयर होना है, हर्नियोप्लास्टी होना है, और वो किस तरह से होना है, वो ओपन सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है, क्या है. और उसके बाद कि ये सर्जरी और जो टेक्निक से हम सर्जरी कर रहे हैं उसके कारण रिस्क क्या हो सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 उन्होंने क्लियर कट लिखना चाहिए कि भाई इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, इसके टाँके जो वो शायद हील ना हो, ये सब लिखना चाहिए. तो ये हो गया सर्जिकल रिलेटेड. और दूसरा कि पेशेंट की खुद की जो हेल्थ प्रॉब्लम है या उनकी जो दवाइयाँ चल रही है, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम, तो उसके कारण क्या सर्जिकल रिजल्ट में कोई फ़र्क आ सकता है या ओवरऑल पेशेंट की रिकवरी में कोई फ़र्क आ सकता है, वो भी मेंशन करना चाहिए कि पेशेंट के जो एलिमेंट्स है, पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स है, उसके कारण रिजल्ट में क्या फ़र्क आ सकता है. अब मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो कंसेंट फॉर्म है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है. ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेशेंट, द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर एंड एनेस्थेटिस्ट. तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है तो ये वैलिड है. हाँ, ये वैलिड है. ये किसकी सेफ्टी के लिए? ये भाई हॉस्पिटल स्टाफ और हॉस्पिटल की सेफ्टी के लिए, डॉक्टर और एनेस्थेटिस्ट की सेफ्टी के लिए, और ये पेशेंट की खुद की सेफ्टी के लिए भी है. मान लो कुछ गड़बड़ हो गया और वहाँ जो लिखा हुआ है कंसेंट उसके बियॉन्ड कुछ हो गया, तो पेशेंट कैन ऑलवेज क्लेम कि मुझे तो सिर्फ यही बताया था, तो ये तो कुछ और निकला. ठीक है. अब जो आगे ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाना चाहिए, तो जब आपको ये फॉर्म साइन कराना होता है तो भाई साइन कौन करेगा?
इंडिया में ये बहुत ही एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है कि आधे से ज़्यादा टाइम पेशेंट के रिलेटिव साइन करते हैं। दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट द एथिक्स, मेडिकल एथिक्स। भाई जब तक पेशेंट होश में हो, फिट हो, इंसेन ना हो, यानी बिल्कुल अपने होश और हवास में हो, एकदम भान में हो, तब ये बनता है कि उसे ही हक है अपने बारे में जानने का, अपने ऊपर प्रोसीजर होने का और उसके लिए कंसेंट देने का। और पहली साइन पेशेंट ही करता है। बाद में एडिशनल विटनेस के हिसाब से उनके रिलेटिव लिख सकते हैं और उसमें रिश्ता लिखा जाता है कि मैं वाइफ हूँ, सन हूँ, डॉटर हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, जो भी हूँ। मगर दुखद बात यह है या रॉन्ग बात यह है, प्रेसिडेंस है कि यहाँ आधे से ज़्यादा रिलेटिव ही साइन करते हैं। हमको पेशेंट कई बार तो ये बोल के आते रिलेटिव कि भाई उनको आप बताइए नहीं सर्जरी है, कैंसर है, भाई उनको बताना मत। जब मैं प्री ऑफ जाता हूँ देखने, भैया उनको बताना मत, उनको कैंसर है, वो डर जाएंगे। पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसे कैंसर है और ऑपरेशन हो रहा है। भाई उनको बता देना सादी गांठ है और छोटा सा ऑपरेशन है, 1 घंटे का है और ऑपरेशन चलने वाला 10 घंटे। दिस इज रॉन्ग इन एथिकल प्रैक्टिस। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। रिलेटिव कब साइन करेंगे? जब कोई पेशेंट मान लो कोमा में है, तो इसको बोलते हैं सरोगेट। पेशेंट के अलावा जो कौन साइन करेगा? वे पेशेंट होश में ही नहीं है, कोमा में है, या पेशेंट मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं है, वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता, या तो पेशेंट एडल्ट नहीं है। 18 साल के नीचे इंडिया में अगर हो तो आप अभी भी एडल्ट नहीं हो और आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तो उसमें आपके सरोगेट होते हैं। जो 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसके उसके नियरेस्ट होते हैं, माँ बाप होते वो लेते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ है तो उसका काउंटर हस्बैंड वाइफ उसका साइन करता है, या वो भी उसमें से एक ना हो तो फिर बेटे बेटी लोग साइन करते हैं या भाई लोग साइन करते हैं। तो वही एक सर्कमस्टेंसेस है जब उसका सरोगेट साइंस लेते हैं। जब आप साइन करवाते हैं, जब पढ़ते हैं इसमें, तो एडिशनल मेंशन ये भी होना चाहिए कि भाई और भी कोई ऑप्शन है, सर्जरी या ट्रीटमेंट जो मुझे एडवाइस दी गई है और भी कोई ऑप्शंस है। हाँ, जैसे कोई नॉन मेडिकल ऑप्शन है, इस सर्जरी या दूसरी कोई सर्जरी कोई ऑप्शन है या नहीं, वो भी आपको समझाया हुआ होना चाहिए। भाई फाइनली ये भी लिखना चाहिए कि भाई पेशेंट को क्या फुल अथॉरिटी दी गई थी, ठीक से समझाया, उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था, उसे कोई मैनिपुलेट तो नहीं किया गया था, ये पूरा उसका खुद का ऑटोनॉमिक डिसीजन है, वॉलेंट्री डिसीजन है, और वो पूरा पूरा जानता है कि ये सर्जरी मैं क्यों और किस लिए कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। जब आप सर्जरी किसी से करवाते हो तो आप कॉम्पिटेंसी चेक कर सकते हो। कॉम्पिटेंसी किस चीज़ की चेक करोगे? जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो क्या वहाँ सभी फैसिलिटी है? सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो होने वाले वो फैसिलिटी है? डॉक्टर्स जो एनेस्थीसिया और सर्जरी करने वाले उनकी डिग्री क्या क्वालिफाइड है? और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जो आपको समझाया जाता है, मान लो हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन और किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन अगर कोई होने वाला है, तो क्या उस सेटअप में इसकी फैसिलिटी है उसको डील करने के लिए? और अगर नहीं है, कई बार समझाते हैं, तो क्या भाई एसोसिएटेड कंसल्टेंट्स जो होते हैं, भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइनरिस्ट है, इन्फेक्शियस वाले, वो सब क्या यहाँ अटैच है? क्या उन्होंने प्री ऑप इवैल्यूएट किया है? ऑपरेशन के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको फर्दर ट्रीट करेंगे? दूसरे सेटअप में जाने का इंतजाम है या नहीं? कई बार हमको पेशेंट बोलते हैं कि नहीं, हमको आपके सेटअप में ही काम करना है, हम आपके विश्वास रखते हैं, आप दोनों डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो, हमें लगता है आप डील कर पाओगे। फिर भी अगर 20% चांस रहा कि भाई अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो अब आप कहाँ शिफ्ट करोगे, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं, हमारे ये सब अटैचमेंट है, यहाँ सब हमारे पहचान वाले, यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं, और वो पूरी फैसिलिटी समझाया जा सकता है। तीस लास्ट में जो होता है कि मॉर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी, जो कॉम्प्लिकेशन समझाया जाता है मैं क्लियर कट लिखना चाहिए। मॉर्टालिटी आते हैं कि मौत होने के कितने चांस है। भाई कई पेशेंट ऐसे होते हैं, कई सर्जरी ऐसी होती है जो अनअवॉइडेबल है, करनी ही पड़े, या पेशेंट की हालत ख़राब है, या ऑपरेशन ही इतना खतरनाक है भी मौत भी हो सकती है। तो उसके कितने चांस है क्लियर कट परसेंटेज में लिखना चाहिए कि भाई इस तरह का जो हम करेंगे इसमें 20% चांस है, 50% चांस है कि भाई ऑपरेशन के टाइम या ऑपरेशन के बाद, इमीडिएट ऑपरेशन के बाद, या मान लो 48 घंटे, या ड्यूरिंग द स्टे इतने परसेंट चांस है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और इनकी मौत हो सकती है। दूसरा है मोर्टालिटी के अलावा मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है आपकी मौत नहीं होने वाली, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं जिसमें आपके ऑर्गन्स या आपकी जो है जनरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। मान लो आपकी किडनी किडनी पहले से ही थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ है तो किडनी और भी खराब हो सकती है। पहले आपको डायलिसिस नहीं लगता था तो बाद में आपको डायलिसिस लग सकता है। आपका डायबिटीज़ फ्लेयर अप हो सकता है, मान लो आप इंसुलिन नहीं ले सकते थे, आपको इंसुलिन पे चढ़ना पड़ सकता है। या आपको और कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट की पहले बस स्टेबल था, हार्ट का प्रॉब्लम था लेकिन स्टेबल था, अब आपको मान लो शायद पेसमेकर लगाना पड़े, शायद आपको और चीज़ें और ज़्यादा दवाइयाँ, हार्ट की रिदम अगर अनकंट्रोल हो जाए या कुछ हो जाए तो और एडिशनल ट्रीटमेंट लगेगा। तो ये होगा आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। आपको मान लो पैंक्रियास का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, या आपको स्ट्रोक आ गया,
आपकी कंडीशन ही ऐसे, आपको स्ट्रोक आ गया तो कुछ लिम्ब पैरालिसिस मान लो, कुछ पैरालिसिस कुछ हो सकता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ यानी मॉर्बिडिटी। तो ये सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे किसी हॉस्पिटल में, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो आप चेक कीजिए ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। ये आपका हक है, आपकी राइट है, डॉक्टर से आप पूछ सकते हो, एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, आप हमेशा सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हो, बट वंस यू साइन दैट डॉक्यूमेंट देन इट इज़ फुल एंड फाइनल। तो मेरे हिसाब से दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू अ लॉट in understanding what's a consent and what questions to be asked and how to understand to deal with it. So this much for today's video. We'll see next which topic you want. You can always put a comment and suggest me. I'll get you on the medical videos of that subject. Thank you very much. Have a good day. Good night. Jai Shri Ram.